मार्च 2024 में जो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम हुए थे, इन्हीं एग्जाम से जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सेट थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे हमारे इस चैनल पे। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स बेसिक का जो पेपर था, पेपर कोड है 432 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इन तीनों सेट के जो सेक्शन डी के क्वेश्चन हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले इन्हीं सेट के सेक्शन ए बी सी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर के अलावा हमने कुछ और मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है। अगर आप अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पेपर सेट को देखना चाहते हो तो उसी प्लेलिस्ट में आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड वीडियो से रिलेटेड सेक्शन है वो आप देख सकते हो वहां पे। ओके, आने वाले वीडियोस में जो बाकी क्वेश्चन पेपर बचे हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। इट मींस इसमें जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है वो काफी बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, 5 मार्क का होता है। क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35। इट मींस टोटल 4 क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मींस ये सेक्शन जो है वो ओवरऑल 20 मार्क्स का रहने वाला है। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे सेट 1 से उनको डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्या है 32? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। क्या कह रहा है ये? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। क्या एज्यूम कर लेता हूं मैं? सपोज मैं सी एज्यूम कर लेता हूं। ओके, production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day। तो मैं number of days भी ले लेता हूं, let the number of toys produced in a day, इसको मैं क्या ले लेता हूं, n ले लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मींस सी की वैल्यू इज इक्वल टू है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। हमने क्या एज्यूम किया है, एन एज्यूम किया है। तो हमारे पास में एक रिलेशन क्या आ गया यहाँ से, देखो सी इक्वल टू 55 माइनस एन, एक रिलेशन ये आ गया। सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। ये कह रहा है एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो किसके इक्वल है, 750 के इक्वल। तो एक पर्टिकुलर डे में नंबर ऑफ टॉयज कितने बन रहे हैं आपके, n। अगर n नंबर ऑफ टॉयज बन रहे हैं आपके पास में और एक टॉय की कॉस्ट जो है वो आपने क्या ली है, c ली है। इट मीन्स टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टॉयज को मैं एक टॉय की कॉस्ट से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी उस पर्टिकुलर डे की। और वो आपको कितनी दे रखी है, 750 दे रखी है। इट मीन्स ये आ गया आपके पास में 750 के इक्वल। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके, आपके पास में दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मींस हमें जो है वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ओके, अगर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं इक्वेशन 2 से c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, 750 अपॉन n के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब ये c की वैल्यू में यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या कर दूं, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये आ गया 750 अपॉन n c की जगह इक्वल टू 55 माइनस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा 750 इक्वल टू n इंटू 55 माइनस n हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या कर दूं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो ये n को 55 से मल्टीप्लाई करूंगा, 55n हो गया, माइनस ऑफ n स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को क्या ले जाता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, मीन्स n स्क्वायर, और जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का, मीन्स 55n और प्लस में 750 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर वाली टर्म से, ओके। जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप स्क्वायर वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 750 n स्क्वायर आ गया, ओके। 750 n स्क्वायर। अब इस 750 n स्क्वायर को आपको टू पार्ट में स्प्लिट करना है। ऐड करने पे क्या बने, माइनस ऑफ 55, और मल्टीप्लाई करने पे बने 750 n स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो माइनस ऑफ 30 और माइनस का 25n ले लेता हूं मैं, बिकॉज देखो ऐड करोगे तो माइनस 55n बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, क्या बन जाएगा, देखो ये n स्क्वायर माइनस ऑफ 30n माइनस ऑफ 25n प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 25, माइनस का कॉमन ले लेता हूं मैं। देखो यहाँ से n कॉमन ले लिया पहले मैंने, n माइनस 30 हो गया, ये माइनस में 25 कॉमन आ गया, ये भी क्या हो गया, n माइनस 30 इक्वल टू 0। n माइनस 30 ओवरऑल कॉमन आ गया, यहाँ क्या बन गया, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार आप n माइनस 30 को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार n माइनस 25 को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है, और यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 25। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ टॉयज 30 भी हो सकते हैं पर डे में, और नंबर ऑफ टॉयज 25 भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टॉयज देखो 30 होते हैं, तो 30 होते हैं तो पर टॉय की जो कॉस्ट आएगी वो क्या आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से पर टॉय की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहूँ, सी इक्वल टू क्या है अपने पास में 750 अपॉन एन है ना, यहाँ पर मैं एन की वैल्यू क्या रख देता हूँ, एक बार 30 रख देता हूँ, ओके। एन की वैल्यू 30 रखने पे ये क्या आ गया, देखो 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, पर टॉय की कॉस्ट 25 रुपीज आ गई। अगर एन की वैल्यू 25 हो जाती है सपोज, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 750 अपॉन एन, मीन 750 अपॉन 25 आ गया। 25 से 750 कैंसिल हो जाएगा 3 और 0 टाइम्स, इट मीन्स पर टॉय की जो कॉस्ट होगी वो 30 आ जाएगी। तो दोनों केस में देखो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स एन की यहाँ पे दो वैल्यूज आएगी। नंबर ऑफ टॉयज जो हो सकते हैं वो 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ कहा नहीं गया है। आई थिंक द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो नंबर ऑफ टॉयज है वो जो पर टॉय की कॉस्ट है उससे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो ये दोनों आंसर जो है यहाँ पे वैलिड होने वाले हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, आपको दोनों निकाल के आना पड़ेगा। नेक्स्ट, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank exactly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। ओके, हमें क्या दे रखा है, एक कैनाल दे रखी है, ये मैं यहाँ पे कैनाल ले लेता हूँ इस तरीके से, ओके। ये कैनाल है, इस कैनाल के एक बैंक पे क्या है, टावर है, ये टावर ले लिया मैंने इस तरीके से। अब क्या दे रखा है, ये जो कैनाल है इसके इस बैंक से अपोजिट बैंक से क्या कर रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस तरीके से, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन में, अपोजिट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ओके, ये जो है एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या कह रहे हैं, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, on the line joining this point to the foot of the tower the angle of elevation of top of the tower is 30 डिग्री। अब जो इस पॉइंट से 20 मीटर अवे 20 मीटर दूर क्या ले रहा है, एक और पॉइंट ले रहा है,
जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो इस पॉइंट से 20 मीटर अवे सपोज मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ और ये इस तरीके से कोई एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। अब मैं देखो थोड़ा मार्क कर देता हूँ ना, क्या होगा आपको, ये देखो एंगल 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरीके से। ये पहले एंगल जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। फिर 20 मीटर अवे एक और पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट यहाँ पे डी है। अब बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। ये 20 मीटर अवे पॉइंट है जो क्या है, सी है। इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। कैनल की विड्थ क्या है हमारी, ए बी है, ठीक है, और हाइट क्या है इसकी, ए डी है। तो मैं इसको एच ले लेता हूँ हाइट को, तो ओके, और इसको क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ। दो राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक है ए बी डी और एक है ए सी डी। दोनों में क्या अप्लाई कर देता हूँ, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो इन ट्राइंगल ए बी डी ले लेता हूँ पहले, क्या हो जाएगा देखो, टेन अप्लाई करता हूँ तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। परपेंडिकुलर है आपके पास में ए डी जो हाइट है और बेस है ए बी, ठीक है। 1060 की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 3। ए डी जो है हमने एच एज्यूम किया और ए बी को एक्स एज्यूम किया, तो यहाँ हमारे पास में एक रिलेशन आ गया एच और एक्स में, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, हमें रिक्वायर्ड क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम एच और एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल क्या दिख रहा है मुझे, ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी क्या अप्लाई कर दूं, 1060 डिग्री, अब 1030 डिग्री अप्लाई होगा, यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, इक्वल टू टेन थीटा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है यहाँ पे ए सी है। 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर एच अपॉन बेस ए सी क्या है देखो, एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ये ए सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, ओके। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया देखो, √3h इक्वल टू एक्स प्लस 20 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, देखो h इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स। ये हमारी सपोज इक्वेशन 1 हो गई। अब ये h की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे √3 इंटू एच की जगह √3x रख दिया मैंने, इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 20। अब ये √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3x। तो ये 3x इक्वल टू आ गया x प्लस 20। ये x इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स हो गया 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 10 मीटर। ओके, इट मीन्स जो कनाल की विड्थ है ये जो आ गई वो 10 मीटर आ गई। अब हमें h भी फाइंड आउट करना है, तो ये x की वैल्यू जो है मैं यहाँ इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ मैं, इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो h की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, देखो √3 ऑफ x की वैल्यू 10। √3 की वैल्यू यहाँ आपको दे रखी है 1.732, तो ये आप यूज कर लो यहाँ पे, 1.732 हो गया इंटू 10 करोगे तो 10 करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो एक पॉइंट है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट। तो h की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 17.32 मीटर। ये जो है ये क्या है, हाइट हो जाएगी उस टावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्या है देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स सी ई एंड ए डी ऑफ ट्राइंगल। ये ए डी एल्टीट्यूड है और सी क्या है, एल्टीट्यूड है। मीन्स ये सामने वाली साइड के क्या होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, जो आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, शो दैट एंगल, सो दैट ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर है ट्राइंगल सी डी पी के। ये आपको शो करना है ना। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है, देखो ये है ना। तो इस ट्राइंगल में देखो एक तो एंगल 90 डिग्री आपको कॉमन दिख ही रहा है, ये एंगल और ये एंगल जो है 90 डिग्री दिख रहा होगा, आई होप सबको, ठीक है। तो इसको अगर मुझे सिमिलर प्रूव करना है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या, मैं अगर दो एंगल इक्वल कर देता हूँ तो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ये कैसे कैसे, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल ए ई पी इक्वल होगा किसके, एंगल सी डी पी के, इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है।
दूसरा क्या है, देखो एंगल ए पी ई, ये वाला एंगल, और एंगल सी पी डी। एंगल ए पी ई इक्वल होगा किसके, एंगल सी पी डी के। क्या होंगे ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है। तो अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए हो तो बाय ए क्राइटेरिया या बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इन ट्रायंगल ए बी डी ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी ई ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं देखो इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेता हूं, अलग करूं क्या, या फिर कोई दूसरा डिनोशन मैं दिखाता हूं। देखो मैं ब्लू पेन ले लेता हूं यहाँ पे ना। ट्रायंगल ए बी डी और सी बी, देखो यहाँ पे बी तो आपको एंगल कॉमन दिख ही रहा है दोनों में, है ना। तो ये वाला जो एंगल है ये तो दोनों में ही आ रहा है। तो कोई एक और एंगल देख लो, कोई एक और एंगल की अगर मैं बात करूं तो ए बी डी पे क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है क्या। सिमिलरली ई पे भी तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है इस ट्रायंगल में, नहीं बन रहा सी बी ई, ट्रायंगल सी बी ई में। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब क्यों हो जाएंगे, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी बी ई के। एक तो क्या होंगे ये, कॉमन कॉमन एंगल है दोनों में। दूसरा क्या होगा, एंगल, मैं ए बी डी की बात कर रहा हूं, एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल सी ई बी के, और वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो अगर ऐसा हो गया तो बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड क्या है, एंगल ए ई पी। तो देखो जो मैंने पहले से एंगल बना रखे हैं उनको मैं एक बार हटा देता हूँ, है ना, ये सब हटा दिया मैंने। फ्रेश स्टार्ट करते हैं ग्रीन पेन से। ए ए ई पी मीन्स ये छोटा वाला ट्राइंगल, एंड डी बी मीन्स ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, ये वाला, है ना, ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा है। तो इसमें देखो ए तो आपको कॉमन दिख ही रहा है, ये वाला एंगल जो है ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब क्या बच गया, क्या ये ट्राइंगल ए डी बी जो है यहाँ डी पे 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल है डी पे 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये ए ई पी यहाँ ई पे क्या है, 90 डिग्री है। तो अगर मुझे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हैं तो मैं बाय ए क्राइटेरिया कैसे कर सकता हूँ इनको, देखो बाय ए क्राइटेरिया अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो एक एंगल तो 90 डिग्री है, कौन सा वाला, या पहले जो कॉमन है वही लिख लेता हूँ, एंगल ए ई पी पहले बात कर रहा है तो एंगल ई ए पी इक्वल होगा एंगल बी ए डी के। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, कॉमन। ओके, नेक्स्ट 90 डिग्री कहाँ कहाँ बन रहा है भैया, 90 डिग्री बन रहा है एक तो एंगल ए ई पी पे, और एक बन रहा है एंगल ए डी बी पे, और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल। तो बाय ए क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते थे। नेक्स्ट इसी के और में देखो क्या दे रखा है आपको, AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं। देखो यहाँ पे ये सपोज हमारे एक ट्राइंगल हो गया ABC, और एक और दूसरा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं PQR। ये मैंने PQR ले लिया यहाँ पे। इन दोनों पे क्या है, मीडियन बन रही है, तो मैं मीडियन भी बना देता हूं। देखो दोनों पे ये मैंने एक मीडियन यहाँ इस पे बना दी, सिमिलरली मैं एक और मीडियन बना देता हूं यहाँ पे, ये इसकी मीडियन हो गई। ओके,
अब इनको क्या कर देता हूं, थोड़ा नोमेनक्लेचर कर देता हूं। ये ट्राइंगल है अपना ए बी सी, ये डी हो गया, एडी मीडियन हो गई। सिमिलरली ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, और मीडियन इसकी क्या है, पीएम है, तो ये पीएम हो गया। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल जो है ए बी सी और पी क्यू आर हमें क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के सिमिलर दे रखे हैं, और हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम जो है एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनेट है। ये हमें प्रूव करना है ना। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है, इट मीन्स मैं अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, बिकॉज ए और पी क्यू डी क्या में आ रहे हैं, तो अगर ये दोनों सिमिलर प्रूव कर दूं, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल की जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनेट नहीं हो जाएगी? आई बात समझ में? तो देखो, मुझे एक तो गिवन क्या है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर गिवन है। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी सेम होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के। एक तो ये सभी साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनेट, बिकॉज ये क्या है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है आपको, एंगल जो है वो भी तो इक्वल होंगे। तो इट मीन्स अगर मुझे इस ट्राइंगल, इन दोनों की बात करनी है, तो इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल एंगल इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूरे जो बड़े ट्राइंगल बी सी और वो क्या है, एक दूसरे के सिमिलर है। अगर ऐसा है तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल पी क्यू आर के। ये भी आपको गिवन है। क्यों? बिकॉज दोनों ट्राइंगल क्या, बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के सिमिलर है। तो अगर ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए बी डी वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल पी क्यू एम के, है ना। ऐसा हो गई होगा, बिकॉज ये दोनों सेम ही तो एंगल है, ए बी सी और ए बी डी। क्या अलग अलग है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी। अब मैं क्या करता हूं, देखो बात करता हूं इन ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी अपॉन, या फिर एक बार मैं देखो इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस बीसी को मैं देखो क्या ट्वाइस ऑफ बी डी, ट्वाइस ऑफ क्यू, बिकॉज ये जो मीडियम वो वाली साइड इक्वल, ये आर एम भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। तो अब मैं कहता हूँ देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बी डी अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू एम। टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया अल्टीमेटली, देखो सॉरी ये ए बी है यहाँ पे, बी अपॉन पी इक्वल आके बी अपॉन क्यू के। इट में दोनों साइड, और ये साइड वो क्या आ गई, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट आ गई। और फ्रॉम इक्वेशन वन इनके बीच का जो एंगल है वो तो ये दो आ गई है एंगल, एंड फ्रॉम वन एंगल ए बी डी इक्वल है पी एम ए। तो अगर एक दूसरे है और इनके बीच का एंगल भी एक दूसरे के इक्वल है, देन एस ए एस सिमिलरिटी, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर एक ये दोनों ट्राइंगल हो गए हैं
तो इन दोनों ट्रायंगल की सभी साइड से एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होगी और सभी एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बाय ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी सबका रेशियो मीन्स ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो और ए डी का पी एम के साथ रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट होगा। ओके, यही आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री रन्स इन अ शेड। ओके, ये शेड बना रखा है। दिस शेड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। आपको क्या दे रखा है, क्यूबॉइड दे रखा है जो सरमाउंटेड है हाफ सिलेंडर से। ये नीचे तो क्या है, क्यूबॉइड है, और ये क्या है, ऊपर हाफ सिलेंडर है। ठीक है। If the base of the industry is of dimension 14 मीटर into 20 मीटर, it means ये जो बेस है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर जो क्यूबॉइड होता है वो बेस से कैसा होगा, एक रेक्टेंगल शेप में होगा, जिसकी आपको क्या दे रखी है, डायमेंशन दे रखी है 14 मीटर तो विड्थ हो गई, और 20 मीटर क्या होगी, उसकी लेंथ हो गई, जो यहाँ हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। ओके, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 7 मीटर। तो ये जो पोर्शन है क्यूबॉइडल वाला, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर हमें दे रखे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द इंडस्ट्री कैन होल्ड। तो आपको क्या करना है, ये जो शेड के अंदर इंडस्ट्री है इसका टोटल एक तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 400 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो मशीनरी है वो 400 मीटर क्यूब अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, देन हाउ मच स्पेस इज लेफ्ट इन दी इंडस्ट्री। तो वो कह रहे हैं कि अब मशीनरी को हटा के टोटल जो स्पेस बचा है वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, टोटल स्पेस आ जाएगा, वो भी हमें पूछा हुआ है यहाँ पे, फाइंड द वॉल्यूम, है ना। तो एक बार टोटल स्पेस निकालेंगे, फिर उस टोटल स्पेस में से इस 400 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो लेफ्ट बचेगा स्पेस वो हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो अब बताओ ये जो शेप है शेड का, इसमें कौन कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर है। एक तो हमारे पास में क्यूबॉइड है और दूसरा हाफ सिलेंडर है। ओके, टोटल एयर निकालने मीन्स टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा किसके, वॉल्यूम ऑफ पार्ट क्या हो जाएगा, ऑफ है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट। क्यूबॉइडल पार्ट का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच, मीन्स ये आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच, प्लस में सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एच, उसका क्या करना है, हमें हाफ करना है, बिकॉज यहाँ पे हाफ सिलेंडर है, तो 1/2 कर दिया, हाफ किसके, पाई आर स्क्वायर एच के। ओके, अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, L इंटू बी इंटू एच, L लेंथ कितनी है 20 मीटर, ये 20 आ गया, बी कितना है इसका विड्थ 14 मीटर, बिकॉज ये अगर 14 है तो ये भी 14 होगा ना, ठीक है, ये 14 आ गया, इंटू हाइट कितनी आ गई 7 आ गई, प्लस में ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस कितनी होगी, देखो ये जो है ये क्या है, इसका डायमीटर है ना सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, मीन्स ये आ गई 7 इंटू 7 इंटू एच, एच मीन्स सिलेंडर की हाइट, हाइट कितनी है, यही तो हाइट होगी जो इस क्यूबॉइड की क्या है लेंथ है, मीन्स ये 20 आ गया आपके पास में। ओके, सिंप्लीफाई करना है तो पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया और इस 2 से ये 20 कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। ओके, तो एक तो यहाँ पे देखो आपके पास में क्या आ गया 14 इंटू 7 इंटू 20, तो 14 इंटू अगर 7 मैं करता हूँ तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 14 5 हो गया 70, 70 और 28 98 हो गया वो, ठीक है, 98 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 196 और पीछे लग जाएगा 0, प्लस में ये कितना आ रहा है देखो
ये आ गया 7 × 22, तो 22 में से 2 और 11 को अलग कर देता हूँ, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14, 14 × 11 आप करोगे, 14 × 10 होता है 140, 140 प्लस 14 करोगे तो 154 आ गया ये। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके पीछे एक जीरो और लगा दिया मैंने। तो इन दोनों को अब ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 0 + 0 0, 6 और 4 0, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, 1 कैरी, और ये आ गया 3, मीन्स 3500 सेंटीमीटर में दे रखा है या मीटर, मीटर में है तो ये आ गया मीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम इसका। ओके, अब वो कह रहा है कि 400 मीटर क्यूब के स्पेस में क्या है, मशीनरी है, तो अब लेफ्ट स्पेस कितना बचेगा, लेफ्ट स्पेस कितना बच जाएगा आपके पास में, टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 3500, इसमें से 400 मीटर क्यूब पे क्या है, मशीनरी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 3100 मीटर क्यूब। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन के आंसर, ये टोटल वॉल्यूम, ये लेफ्ट जो है स्पेस वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी का जो और में दे रखा है वो है, देखो क्या दे रखा है इसमें, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो मैं एक पहले तो सिलेंडर ले लेता हूँ, देखता हूँ मेरे पास में सिलेंडर है क्या यहाँ पे 3D में, 3D ऑब्जेक्ट की अगर बात करता हूँ मैं, सिलेंडर मिल गया, ये मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ, देखो ओके, ये मैंने सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर में से वो क्या कह रहा है कि एक कोनिक को हटाता है ना, लेफ्ट आउट करता है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज कार्व्ड आउट। तो कॉनिकल कैविटी, कॉनिक है क्या हमारे पास में, लेते हैं कौन है क्या अपने पास, कौन है अपने पास, मैं एक लेता हूँ, मैं ट्राई देता हूँ, देखो क्या कर रहा है वो, एक मैं फिर इसको क्या कर दूंगा, कौन बना दूंगा ना, ये इस तरीके से जो है वो कौन हटेगा, ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको सेट करता हूँ मैं, ये इस तरीके से, ये हमने क्या कर दिया, एक कौन हटा दिया है इसमें से, कार्व्ड आउट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा देखो नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आएगा, देखो ठीक है, ये कौन बना दिया मैंने यहाँ पे तरीके से। अब हमें क्या दे रखा है, सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 8 है, तो ये हाइट जो है वो आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितनी दे रखी है 6 दे रखी है, तो ये जो है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर रेडियस है। अब क्या कर दिया, ये अगर पार्ट हटा दिया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रनिंग सॉलिड, तो टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन सा सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया में देखो, अगर ये पार्ट हट चुका है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बीच वाला, ये हट चुका है, इसको बाहर निकाल दिया है कोनिकल पार्ट को, तो कोनिकल पार्ट जब हटेगा तो इस सिलेंडर के अंदर एक यहाँ पे ये सरफेस बन जाएगी, ठीक है, एक सरफेस ये वाली बन जाएगी, आई बात समझ में, ये वाला पार्ट हट गया, और सरफेस कौन सी बनेगी, एक ये वाली बन जाएगी, एक ये वाली बन जाएगी, एक ये वाली सरफेस जो है वो बच जाएगी। समझ में आया, इट मीन्स हमें क्या करना है, एक तो देखो टोटल सरफेस एरिया में जो ये सरफेस हट रही है किसकी, कौन की, वो आएगी, प्लस ये जो सरफेस बच रही है जो बाहर है किसकी, सिलेंडर की, सरफेस एरिया वो आएगा, प्लस में ये जो ऊपर में फेस बच गया है सिलेंडर का, कौन सा सर्कुलर पार्ट है, इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा उसमें क्या क्या आएगा, एक तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कौन, कॉनिकल पार्ट रिमूव्ड, ठीक है, क्योंकि वो रिमूव कर दिया इसमें से, जब रिमूव कर दिया तो यहाँ पे भी ये सरफेस जनरेट हो गई ना, अगर रिमूव नहीं करता तो फिर क्या बचता,
बचता हमारे पास में, ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट वही बचता। बट यहाँ से अगर निकाल के फेंकोगे तो ये यहाँ पे जो है वो छेद बन जाएगा। तो उस छेद की भी क्या होगी, कुछ सरफेस होगी ना, और वो सरफेस किस शेप की होगी, कॉनिकल शेप की। ठीक है, प्लस में क्या आएगा, ये एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट, ये जो ऊपर यहां बन जाएगा, बिकॉज ये सरफेस तो एज इट इज ही रहेगी ना, हटेगी नहीं। तो क्या करेंगे, देखो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है 2πr/h, प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है πr/l होता है, प्लस सर्कल का सरफेस एरिया πr²। देखो आर सब में सेम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस कोन की। तो ये स्लैंट हाइट है, ठीक है, ये हटेगा। तो ये देखो सपोज इस तरीके से, ये 6 है, रेडियस 6 दे रखी है, और जो है 8 दे रखी है। तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6² प्लस 8² हो जाएगा, और 6² हो जाएगा 36 प्लस 8² हो जाएगा 64। मीन्स ये आ गया 100 के इक्वल L² की वैल्यू। तो L यहाँ से क्या आ जाएगा +-10, बट L नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव वाला। तो ये L आ गई 10 आ गई है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू कॉमन आ रहा है क्या, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है। तो पाई और आर को मैं बाहर ले लेता हूं कॉमन। हमारे पास में क्या बच गया, 2h प्लस एल प्लस आर, ये अब इनकी वैल्यू क्या कर देता हूँ सब्स्टिट्यूट। पाई की वैल्यू 3.14 ये बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट करनी है तो 3.14। आर कितना दे रखा है हमें, 6 दे रखा है, 6 रख दिया है, इंटू 2h, h कितनी है, हाइट 8 है, 8 इंटू 2 करूंगा तो ये हो जाएगा 16, प्लस एल कितना है 10, प्लस आर कितना है 6। सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 6 22, 22 10 हो गया 30, 32 इंटू 6 करना है हमें, और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आ गया 3.14 इंटू 6 इंटू, ये आ जाएगा 32। 32 इंटू 6 कर लेता हूँ पहले, 6 2 जा 12, 1 कैरी आ जाएगा, 6 3 जा 18 एंड 1 19। इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 192 से, यह आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 9 4 जा 36, 3 कैरी आ गया, 9 1 जा 9 और 3 कितना हो गया 12, 1 कैरी आ जाएगा, 9 3 जा 27 एंड 1 28 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया 4 1 3, ऐड कर दूंगा, ये आ गया 8, ये भी आ गया 8, ये आ गया 12, ये 1 आ गया, ये 10 आ गया, ये 1 आ गया, ये 6 आ गया। ओके, पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद। तो ये आ गया आपके पास में 602.88 स्क्वायर में आएगा, बिकॉज एरिया है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर 602.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। ओके, सेट 1 के सभी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या दे रखा है ये देखो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। ओके, तो आपको एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है, तो मैं ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग ले लेता हूँ एक। ये सपोज मेरी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। ओके, ये बिल्डिंग ले ली मैंने। इसके सामने क्या है, एक केबल टावर है, इसके सामने केबल टावर है। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस बिल्डिंग के टॉप से देख रहा है, इट मीन जो केबल टावर है उसकी हाइट ज्यादा ही है। तो ये मैंने ले लिया केबल टावर, सपोज ये ब्लैक कलर का ले लेता हूं मैं। ओके, अब इसके टॉप का एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ओके, और क्या बन रहा है, इसी बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री, ये हमें दे रखा है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो इनको ग्राउंड बना देता हूँ, मिला देता हूँ। देखो सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ले लेता हूँ इनको, ये इस तरीके से। अब इनका क्या कर देता हूँ, थोड़ा नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, जिससे अंडरस्टैंडिंग में सही रहेगा ना।
अब एक चीज बताइए मुझे, सपोज ये मैं टावर जो है वो, ये बिल्डिंग जो है वो ए बी ले लेता हूँ, जिसकी हाइट हमें क्या दे रखी है 7 मीटर, और ये जो केबल टावर है इसको मैं क्या ले लेता हूँ फिर, ए बी ले लिया तो इसको मैं सी डी ले लेता हूँ। ओके, अब ए सी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो इसके हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये बना लेता हूँ यहाँ पे, ये सपोज पॉइंट है वो ई हो गया हमारे पास में, तो जो ए सी की वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी। आई बात समझ में? अब हमें क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इट मीन एक तो ये वाला एंगल दे रखा है हमें, कितना, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये वाला एंगल, ओके, ये वाला एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री। तो अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री बन रहा है तो बीई और एसी है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। तो अगर ये 45 बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा, 45 डिग्री। फाइंड आउट करना है इसमें, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, कौन सा टावर, केबल, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये ए बी सी बन रहा है, ठीक है, एक क्या बन रहा है, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ए ई डी, ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। एक चीज मुझे बताइए, अगर ए बी 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगी, कौन सा, सी ई, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज एच ले लेता हूँ, तो अगर मेरे पास में एच आ जाएगा तो हमारे पास में टोटल हाइट आ जाएगी उस केबल टावर की, बिकॉज उसमें 7 ऐड कर दूंगा एच में, तो टोटल हाइट आ जाएगी H+7। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ सपोज, तो अगर ये एक्स है तो ये बी ई भी क्या होगा फिर, एक्स होगा ना। तो मैं बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में मैं क्या अप्लाई कर दूं, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस ए सी, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी कितना है 7 अपॉन ए सी कितना है x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मीटर। ओके, ये हमारे पास में आ गया जो ये बेस दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर x 7 है तो ये x की जगह मैं यहाँ पे अब क्या पुट कर सकता हूँ, 7 मीटर पुट कर सकता हूँ। दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है उसको ले लेता हूँ, ट्राइंगल बी ई डी की बात करता हूँ। अगर मैं ट्राइंगल बी ई डी में क्या है, टेन 60 डिग्री अप्लाई कर देता हूँ, परपेंडिकुलर क्या है इसका डी ई अपॉन बेस क्या है इसका बी ई, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, डी ई जो है वो है h के इक्वल और b जो है वो 7 के इक्वल, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 1.732, मैंने √3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, क्या आ जाएगा देखो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 22, 2 कैरी आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 एंड 2 51, 1 आ गया, 5 कैरी आ गया, 7 1 ज़ा 7 एंड 5 12, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट आएगा तो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यही हमारे क्या होगा h की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल हाइट, हाइट ऑफ दी के सॉरी टावर, तो टावर की जो हाइट हो जाएगी, टावर हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी, और ये सी डी किसके इक्वल है, सी ई प्लस ई डी के, सी ई की वैल्यू है 7 प्लस ई डी की वैल्यू जो h है वो हमारे आगे 12.124, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो 12 प्लस 7 कितना हो गया 19.124 मीटर है, तो मीटर में आ जाएगा, ये आ जाएगी टोटल हाइट कैपिटल H, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन था क्या है देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री, फिर से आगे क्या, कॉटेज इंडस्ट्री, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री articles in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. तो मैं फिर से वही फाइंड आउट कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, सॉरी, कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या ले लेता हूं मैं, जो पहले लिया था ₹C, ओके, और नंबर ऑफ आर्टिकल इन ए डे जो है उसको मैं क्या ले लेता हूं, n ले लेता हूं, है ना। तो इसमें हमें क्या स्टेटमेंट दे रखा है, इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे
that the cost of production of each article means C was 3 more than, ये जो C जो है वो 3 more than आ रहा है twice the number of articles means twice the number of articles से 3 ज्यादा आ रहा है किसी पर्टिकुलर डे पे एक टोए का कॉस्ट है ना, ईच आर्टिकल। एक तो हमें ये स्टेटमेंट दे रखा है, ये हमने इसकी इक्वेशन बना ली। आगे क्या दे रखा है देखो, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो उस डे पे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है एन आर्टिकल की, वो क्या आ रही है ₹90। तो अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट ₹C है तो एन आर्टिकल की क्या हो जाएगी, एन ऑफ C आ जाएगी। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ये किसके इक्वल दे रखी है आपको, 90 के इक्वल दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको एन की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सी की वैल्यू आ जाएगी 90/n, ये हो गई इक्वेशन 2। अब ये सी की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में क्या कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा देखो, 90/n इक्वल टू, ये आ गया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ n के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 90 इक्वल टू 3n प्लस 2n स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस 90 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो क्वाड्रेटिक हमारी क्या बन जाएगी, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 180 एन स्क्वायर। इस 180 एन स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, प्लस का 3n आ जाए, है ना। तो प्लस का 3n कैसे आएगा, 15 और 12 करता हूँ, अगर 15 इंटू 12 करूंगा तो 180 आता है क्या, 15 12 जा 180 होगा, बिल्कुल होगा। और 3 हमें प्लस का चाहिए, तो 15 को मैं क्या ले लेता हूँ, प्लस का ले लेता हूँ, और 12 को क्या ले लेता हूँ, माइनस का ले लेता हूँ। तो 15n प्लस का हो गया, 12n माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 180n स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, 3n की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 15n माइनस 12n, माइनस में क्या आ गया 90 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेता हूँ, पहले में क्या कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, 2n स्क्वायर और 15n में n कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया 2n प्लस 15। माइनस में यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है क्या, 6 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ये क्या बन जाएगा 12n, माइनस का 6 ले लिया तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे ना, प्लस 15 आ गया ये भी। तो 12n प्लस 15 क्या आ गया हमारे पास में, ओवरऑल कॉमन आ गया। एक सेकेंड को 6 कॉमन ले लिया तो ये 2n बनेगा ना यहाँ पे। तो 2n प्लस 15 हमारे पास में दोनों में से कॉमन आ गया। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक बार आप क्या करोगे, 2n प्लस 15 को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार n माइनस 6 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से 2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 15 आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15/2। अब n क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, वो कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। इट मीन्स ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये माइनस का 7.5 आ रहा है, तो वो जो भी n की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा यहाँ पे। आई बात समझ में, तो n की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो उस दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब ये n की वैल्यू मैं यहाँ c में क्या कर देता हूँ, सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/6। 6 से 90 को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 15 रुपीज। इट मीन्स ईच टॉय की जो कॉस्ट है वो कितनी होने वाली है, 15 रुपीज। तो आपके दोनों आंसर आ गए, एक तो n इक्वल टू 6 आ गया, एक कॉस्ट आ गई 15 रुपीज ईच आर्टिकल की। ओके, नेक्स्ट। ओके, जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है अब उनको देख लेते हैं। पहला डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. Okay, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay, क्या दे रखा है देखो, फिर से वही कर लेता हूं मैं। ये हमें क्या दे रखा है, एक लाइट हाउस दे रखा है इस तरीके से। एक सेकेंड,
ये टेढ़ा कैसे हो गया लाइट हाउस, ये ठीक है, ये मैंने लाइट हाउस ले लिया। अब लाइट हाउस जो है उसकी आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है, कितना है 75 मीटर, तो ये मैंने ले लिया 75 मीटर। अब इस लाइट हाउस के टॉप से दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो क्या बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो मैं दो शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना लेता हूँ यहाँ पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कैसे बनेगा, यहाँ से ये ऐसे बनेगा एक का, ओके। और दोनों सेम साइड है, ये बोल रखा है क्वेश्चन में सेम साइड है, तो एक का अगर इस साइड बन रहा है तो दूसरे का भी इस साइड बनेगा, ओके। ये दोनों बन गए एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं क्या कर देता हूँ, इनका जो ग्राउंड है बेस वो हॉरिजॉन्टल बेस ले लेता हूँ, ये इस तरीके से। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है देखो ये इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे जो पहले वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये ये बन रहा है 45 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री, है ना। तो अगर ये 30 बन रहा है तो यहाँ पे फिर कितना बनेगा 30 बनेगा, और ये अगर 45 बन रहा है तो ये कितना बनेगा फिर यहाँ पे 45 डिग्री। ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, मींस आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। अगर मैं नाम देता हूँ ए बी सी डी, तो आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, सी डी फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर मुझे सी डी फाइंड आउट करना है तो फिर से वही दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, कौन सा, एक ए बी सी एक ए बी डी। तो ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लेता हूं पहले मैं, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूं, बिकॉज 90% क्वेश्चन में आपको टेन थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कभी एक बार कभी दो बार, ओके। तो एबीसी में टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ, थीटा 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। टेन 45 होता है 1, ए बी दे रखा है 75, तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से ए सी भी आ जाएगा 75 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, ओके। अब अप्लाई करता हूँ किसमें, ट्राइंगल ए बी डी में। क्या अप्लाई करना है, वही टेन थीटा, यहाँ थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो टेन 30 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी अपॉन बेस कितना है इसका ए डी। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास में 75, ए डी कितना है, ए डी है हमारे पास में ए सी प्लस, इसको मैं सपोज एक्स ले लेता हूँ सी डी को ना, ए सी प्लस सी डी है, तो ये आ गया 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन ए सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 75 प्लस सी डी को मैंने क्या ले लिया एक्स ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं दोनों साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो 75 प्लस एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। आई बात समझ में, हमें x फाइंड आउट करना है तो 75 को मैं क्या कर देता हूँ उस साइड भेज देता हूँ, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 75 ऑफ √3 माइनस का 75, 75 ओवरऑल क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 इंटू 1.732 माइनस 1, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 75 इंटू 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 0.732। अब 75 को इससे मल्टीप्लाई करना है हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगी देखो x की वैल्यू, x इक्वल टू हमें मल्टीप्लाई करना है 0.732 को 75 से, तो 75 टू जा हो गया 150, ठीक है 15 कैरी आ जाएगा, और 75 थ्री जा हो गया आपके पास में 225, 225 प्लस 15 करोगे तो 240 आ गया, 240 आ गया तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, 24 क्या आ जाएगा कैरी आ जाएगा। अब 75 इंटू 7 करना है आपको, तो 75 इंटू 6 अगर करोगे तो 75 टू जा होता है 150, 150 इंटू 3 करोगे 450, 450 प्लस 75 आपको करना है, तो 450 प्लस 75 कितना हो जाएगा 525, 525 में आपको 24 ऐड करना है, तो 549 हो गया, ये आ गया 549। पॉइंट लगाना है हमें, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगेगा 3 डिजिट के बाद में, तो ये यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 54.9 मीटर, मीटर में दे रखा है। अब x की वैल्यू ये आ गई, हमें तो क्या चाहिए x ही चाहिए यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है सी डी तो चाहिए, तो यही क्या होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ओके। जो नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन था सेट 3 में वो क्या है देखो, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the
breadth. Find the length and breadth of the plot. Also find the cost of leveling the plot at the rate of 80 रुपीज 80 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट लेना है। तो मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया, ये लो, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका एरिया जो है वो क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है इसका, ये है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, सपोज ये लेंथ है एल ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ। ये सपोज इसकी ब्रेड्थ है, तो लेंथ जो है वो क्या है, ट्वाइस, वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेड्थ, मीन्स ट्वाइस करने के बाद में भी वन मोर है, ये आपको दे रखा है। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हमें आप इस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है, और बाद में इसका जो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है वो भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक तो हमारा रिलेशन ये आ गया यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ में। एक रिलेशन आपको एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये दे रखा है 528 के इक्वल। ये इक्वेशन 2 हो गई। ओके, अब इक्वेशन 2 से मैं दोनों में से किसी एल या बी की एक की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो सपोज यहां से मैं एल फाइंड आउट करता हूं, तो ये 528 अपॉन बी हो जाएगा। ये एल की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो फिर ये क्या आ जाएगा, देखो इक्वेशन 1, 528 अपॉन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2b+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 528 इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी। 528 को इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है बी में, इसके क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर कैसे होंगे, देखो कांस्टेंट टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा स्क्वायर वाली टर्म से, तो माइनस का 528 मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर से, तो माइनस का हमारे पास में क्या आ जाएगा, 500 का डबल 1000 हो गया, 28 का कितना हो गया 56, तो ये आ जाएगा 1056 ऑफ बी स्क्वायर। अब इसको हमें टू पार्ट में इस तरीके करना है कि ऐड करने पे उन दोनों पार्ट का जो रिजल्ट है वो क्या है, 1b के इक्वल आए, और मल्टीप्लाई करने पे -1056 बी स्क्वायर आना चाहिए। ओके, देखो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, 32 का जो स्क्वायर होता है ना वो किसके इक्वल आता है, 1024 के स्क्वायर, है ना। तो आपको देखो ऐड करने पे प्लस का 1 चाहिए, तो ये जो नंबर आ रहा है 1056 कहीं इसके इक्वल ही आ रहा है। आई बात समझ में। तो 32 का स्क्वायर अगर 1024 है, तो 32 इंटू 33 अगर मैं करता हूँ, 32 इंटू 33 अगर करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो 32 इंटू 3 करूंगा अगर मैं, तो ये आ जाएगा 96। 96 इंटू 11 करना है मुझे, है ना। तो 96 इंटू 11 अगर करता हूँ, 96 6, और ये आ जाएगा 15 1, और ये देखो 1056 आ रहा है ना। तो ये इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो 32 और 33। अब हमें प्लस का बी चाहिए, तो मैं 33 को प्लस का ले लूंगा और 32 को क्या ले लूंगा, माइनस का। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर स्क्वायर क्यूब याद है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही करने वाले हैं। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखो 2b स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 33b माइनस 32b, और ये आ गया माइनस का चाहिए आपको, माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो b ही कॉमन आएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ b प्लस 33। सिमिलरली यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, ये बचेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ b माइनस 33 इक्वल टू 0। ट्वाइस ऑफ बी माइनस 33, ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिया ना तो ये प्लस आएगा। देखो ट्वाइस ऑफ बी प्लस 33 ओवरऑल कॉमन ले लिया आपने, ये बन गया बी माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक बार ट्वाइस ऑफ बी प्लस 33 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार बी माइनस 16 को क्या करोगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू -33 आ गया, बी की वैल्यू आ गई -33/2। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या,
बी क्या है, एक विड्थ है, विड्थ मीन्स एक साइड है, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 16। ठीक है, आप ये मीटर में दे रखा है, क्या मीटर में है, तो ये बी क्या आ गया, मीटर में आ गया। ये आ गई इसकी ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ अगर आपके पास में आ गई तो लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन 1 में क्या कर दो, इसको सेटिस्फाई करवा दो, बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो एल इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 1, ये आ गया 16 प्लस 1 17 इंटू, सॉरी ये 16 के मल्टीप्लाई में है सिर्फ, है ना, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ 16 प्लस 1, तो 16 टू जा 32 प्लस 1 क्या हो गया 33, तो लेंथ आ गई हमारे पास में 33 मीटर और विड्थ आ गई 16 मीटर। ओके, एक तो ये हो गया। आगे क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लॉट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी फाइंड आउट करना है, तो एक स्क्वायर मीटर पे कॉस्ट कितनी लग रही है 80, टोटल एरिया कितना दे रखा है आपको 528, तो यहाँ से आप क्या करोगे, देखो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 रुपीज, आपको कितने मीटर स्क्वायर पे करवाना है 528 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 528 इंटू 80 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दोगे 8 को 528 से, तो 8 8 जा हो गया 64, 6 कैरी आ गया, 6 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 6 हो गया 22, 2 कैरी आ गया 8 5 जा 40 प्लस 2 42, 0 ये पीछे लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 42240 इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन थे इस पेपर सेट के, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आने वाले वीडियो में हम सेक्शन ई को डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।